Okay, dear students, so today we shall take up a different issue for our discussion. In our previous class, we have already dealt with the social contract theory and the idealist theory of the state. So far as social contract theory was concerned, it was mainly a theory regarding the ओरिजिन ऑफ द स्टेट कि राष्ट्र का पैदाइश कैसे हुआ, कैसे इसका उत्पत्ति हुआ, इस विषय पर हम लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी में पढ़े थे। सामाजिक चुक्ति तत्व যেখানে আমরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি বিষয়ে পঠন পাঠন করলাম, যেখানে দেখানো হলো যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে একটি বিশেষ চুক্তি বা সামাজিক চুক্তির মাধ্যমে। उसके बाद हम लोगों ने आइडियलिस्ट थियोरी भी पढ़े थे। आइडियलिस्ट थियोरी ऑफ द स्टेट दैट वाज बेसिकली अ थियोरी रिगार्डिंग द नेचर ऑफ द स्टेट। आइडियलिस्ट थियोरी एक ऐसा थियोरी था जो बेसिकली राष्ट्र का नेचर या प्रकृति, उसका चरित्र पर आधारित था कि राष्ट्र का चरित्र कैसा होना चाहिए। तो आइडियलिस्ट थियोरी বা আদর্শবাদী তত্ত্ব বা যেটাকে তোমরা ভাববাদী তত্ত্ব বলে থাকো, সেখানে আমরা দেখেছি যে একটি রাষ্ট্রের চরিত্র বা রাষ্ট্রের প্রকৃতি কি হওয়া উচিত সেই নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। প্লেটো এবং অ্যারিস্টটলের সময় থেকে শুরু করে পরবর্তীকালে আমরা টি.এইচ. গ্রিন, বোসাংকুয়েট এবং উইলহেম ফ্রেডরিক হেগেলের তত্ত্ব আলোচনা করলাম, যেখানে রাষ্ট্রকে একটি আদর্শ সংগঠন হিসেবে, একটি আইডিয়াল ইনস্টিটিউশন হিসেবে দেখানো হলো, যে রাষ্ট্রের কাজ হচ্ছে নাগরিকদের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা, আর সেই জন্য নাগরিকদের কর্তব্য হচ্ছে রাষ্ট্রকে মেনে চলা। तो आज हम जिस थियोरी पर डिस्कस करेंगे, जिस थियोरी को डिस्कस करेंगे, उस थियोरी का नाम है द लिबरल थियोरी ऑफ द स्टेट, अर्थात राष्ट्रेर उदार नैतिक तत्व বা उदार नीतिवादी तत्व, द लिबरल थियोरी ऑफ द स्टेट। तो नाम से ही पता चल रहा है लिबरल थियोरी का मतलब क्या है। लिबरल थियोरी मतलब वो थियोरी जिसमें राष्ट्र को एक निहायती मिनिमलिस्ट या बहुत ही छोटा सा रोल दिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा सिटीजन्स यानी नागरिकों को उनका आज़ादी या अधिकार दिया गया है। तो मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में लिबरलिज्म के ऊपर जो नोट, जो स्टडी मटेरियल पोस्ट किए हैं, उससे आपको पता चलेगा कि लिबरलिज्म की बेसिक टेनेट्स या उसका कहना क्या है। लिबरलिज्म आखिर क्या कहना चाहती है। लिबरलिज्म एक ऐसा थियोरी है जो स्टेट के साथ एक इंडिविजुअल व्यक्ति का रिलेशन क्या है उसको एक्सप्लेन या एनालाइज करने की कोशिश करता है। तो आमी की बोलছি, লিবারালিজম বা রাষ্ট্রের উদারনীতিবাদী তত্ত্ব এমনই একটি তত্ত্ব যা একজন নাগরিকের, একজন ব্যক্তির সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি হতে পারে সে বিষয়ে আলোচনা করে। তাহলে লিবারালিজম বা উদারনীতিবাদের মূল বক্তব্য হলো ব্যক্তি মানুষের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কি হতে পারে। तो इसमें लिबरलिज्म क्या दिखा रहा है कि एक राष्ट्र का एकमात्र कर्तव्य है उसकी इंडिविजुअल नागरिकों का अधिकार सुरक्षित करना। इसके अलावा स्टेट यानी कि राष्ट्र उसकी नागरिकों की किसी भी कामकाज में किसी भी बात पर इंटरफेयर या दखलंदाजी नहीं करेगा। तो राष्ट्र किस तरह का लिबर्टी या फ्रीडम अपने नागरिकों को देता है। 3 किस्म के फ्रीडम्स आपके नोट में सब कुछ है।
अगर नोट को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि राष्ट्र यानी कि द स्टेट वो इंडिविजुअल नागरिकों के 3 किस्म के अधिकारों को सुरक्षित करता है। क्या क्या अधिकार? राइट टू लाइफ यानी जिंदा रहने का अधिकार, राइट टू लिबर्टी यानी आज़ादी का अधिकार, एंड राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति, अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी भोगने का अधिकार। तो উদারনীতিবাদী তত্ত্বে কি বলা হলো যে রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে নিজের নাগরিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করা। এখানে অধিকার বলতে কি বোঝানো হচ্ছে? মেইনলি 3 ধরনের অধিকারের কথা এখানে বলা হচ্ছে। ব্যক্তির বেঁচে থাকার অধিকার বা রাইট টু লাইফ, ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকার বা রাইট টু প্রপার্টি, এবং ব্যক্তির স্বাধীনতার অধিকার বা রাইট টু লিবার্টি। তো রাইট টু লাইফ, রাইট টু লিবার্টি, রাইট টু প্রপার্টি, সম্পত্তির অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার, বেঁচে থাকার অধিকার। রাষ্ট্রের কর্তব্য হলো শুধুমাত্র এই 3টে অধিকার সুরক্ষিত করা। এছাড়া ব্যক্তি মানুষের জীবনের কোনো বিষয়ে राष्ट्र যেন हस्तक्षेप ना करे। तो असल में लिबरलिज्म स्टेट को एक मिनिमलिस्ट नाइट वॉचमैन स्टेट की रूप में देख रहा है। मैं क्या बोल रही हूँ? अकॉर्डिंग टू लिबरलिज्म राष्ट्र जो है द स्टेट इज नो मोर देन अ मिनिमलिस्ट नाइट वॉचमैन स्टेट, यानी राष्ट्र का एकमात्र कर्तव्य है अपने नागरिकों का सुरक्षित रखना, उसका अधिकार सुरक्षित करना। तो जैसे चौकीदार का काम होता है कि घर के अंदर सब लोग महफूज है कि नहीं उस बात को निश्चित करना, घर के अंदर रहने वाले व्यक्तियों का सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक उसी तरह राष्ट्र भी एक चौकीदार की तरह अपना कर्तव्य निभाएगा और उसका कर्तव्य ये है कि वो अपने नागरिकों का लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी के अधिकार को सुनिश्चित करेगा। तो ये है लिबरलिज्म का पॉलिटिकल एस्पेक्ट। लिबरलिज्म थियरी का 2 पहलू आप लोगों के सामने मैं पेश करूँ। तो एक है लिबरलिज्म का पॉलिटिकल एस्पेक्ट और दूसरा है लिबरलिज्म का इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो अभी मैंने जो कहा वो सब है लिबरलिज्म के पॉलिटिकल एस्पेक्ट, यानी कि लिबरलिज्म या উদারনীতিবাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ, যেখানে বলা হচ্ছে যে রাষ্ট্রের কাজ হলো একজন পাহারাদারের মতো নিজের নাগরিকদের অধিকার সুনিশ্চিত করা। কি অধিকার? আমি বললাম জীবনের অধিকার বা বেঁচে থাকার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকার। এছাড়া নাগরিকদের আর কোনো বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনো অধিকার রাষ্ট্রের থাকতে পারে না। तो ये है नागरिकों का सुरक्षा जो राष्ट्र उन्हें प्रदान करेगा। और जब पॉलिटिकली आप लोग लिबरलिज्म के पॉलिटिकल डायमेंशन को देखिएगा तो लिबरलिज्म का कहना है द स्टेट इज अ मिनिमलिस्ट नाइट वॉचमैन स्टेट। রাষ্ট্র হচ্ছে একজন রাতের পাহারাদার যার কাজ হচ্ছে শুধুমাত্র নাগরিকদের অধিকার এবং সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা। এছাড়া নাগরিকদের জীবনের আর কোনো বিষয়ে রাষ্ট্র হস্তক্ষেপ করবে না। তাহলে এটা যেটা বললাম এটা হচ্ছে কি লিবারালিজম বা উদারনীতিবাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ। এবারে আমি তোমাদের সামনে যেটা উপস্থাপনা করব সেটা হচ্ছে লিবারালিজম বা উদারনীতিবাদের একটা অর্থনৈতিক দিক আছে, একটা ইকোনমিক ডাইমেনশন আছে, সেইটাই আমি তোমাদের সামনে उपस्थापना कोड। तो लिबरलिज्म का इकोनॉमिक एस्पेक्ट क्या है? देखिए
इकोनॉमिक एस्पेक्ट का मतलब है कि लिबरलिज्म किस तरह का इकोनॉमिक सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो पॉलिटिकली स्पीकिंग लिबरलिज्म डेमोक्रेसी को सपोर्ट करता है, जिसमें स्टेट की भूमिका बहुत ही सीमित है। और इकोनॉमिकली लिबरलिज्म एक कैपिटलिस्ट और ओपन मार्केट इकोनॉमी को समर्थन करता है। मैं क्या बोल रही हूँ? पॉलिटिकल दृष्टिकोण से अगर देखिएगा तो लिबरलिज्म एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र व्यवस्था की बात कर रही है, जहाँ पे स्टेट का काम है अपने नागरिकों का अधिकार सुनिश्चित करना। और इकोनॉमिकली अगर बोलिएगा तो लिबरलिज्म एक तरह का कैपिटलिस्ट और ओपन मार्केट इकोनॉमी को समर्थन करता है। তাহলে অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদারনীতিবাদ কি ধরনের অর্থনীতিকে সমর্থন করে? একটি উদারনৈতিক খোলা বাজার অর্থনীতি বা যাকে তোমরা বলো বুর্জোয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। তাহলে আমি তোমাদেরকে আগেও বলেছিলাম, একটু মনে করে দেখো, আবারও বলবো, যে কোনো থিওরি তৈরি হওয়ার পেছনে একটা রাজনৈতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট থাকে। ঠিক সেরকমভাবে লিবারালিজম বা উদারনীতিবাদের তৈরি হওয়ার পিছনেও একটা রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ছিল। সেটা কি? लिबरलिज्म बनने के पीछे एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव था। तो इस पर्सपेक्टिव या इस बैकग्राउंड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों के सामने कुछ मशहूर लिबरल थिंकर्स का नाम प्रेजेंट करना चाहूँगी, जिनका नाम आपके नोट में मेंशन किया हुआ है। तो लिबरलिज्म के मुख्य प्रवक्ताओं में से जिसका नाम सबसे पहले आता है, जिनको फादर ऑफ लिबरलिज्म माना जाता है, उनका नाम है जॉन लॉक। ओके, লিবারালিজম বা উদারনীতিবাদের প্রবক্তাদের মধ্যে যার নাম সর্বপ্রথম নেওয়া হয়, যাকে উদারনীতিবাদের পিতা বা ফাদার বলে গণ্য করা হয়, তিনি হচ্ছেন জন লক। তাহলে জন লক কোন প্রেক্ষাপটে উদারনীতিবাদের জন্ম দিলেন? এটা জানতে হলে আমাদেরকে পিছিয়ে যেতে হবে একেবারে সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ডে। তো 17th सेंचुरी, लेट 17th सेंचुरी या अर्ली 18th सेंचुरी इंग्लैंड में परिस्थिति किस तरह का था? आप लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियोरी पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया था कि 17th सेंचुरी तक इंग्लैंड में स्टुअर्ट राजवंश के राजा लोग इंग्लैंड पर शासन किया करते थे, लेकिन उनके रूल, उनके शासन से लोग परेशान थे, क्योंकि स्टुअर्ट राजा आम इंसानों की सुविधा, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी को पैरों तले कुचल कर सिर्फ अपने मर्जी अनुसार ही राष्ट्र परिचालन कर रहा था। तो एक वक्त आया जब इंग्लैंड के लोगों ने सोचा कि स्टुअर्ट राजाओं के शासन को ख़त्म करके वो अपने पसंदीदार किसी व्यक्ति को, अपना प्रतिनिधि को राजा बनाएंगे। तो इंग्लैंड की आम इंसानों ने, प्रजाओं ने क्या किया? इंग्लैंड की एक प्रदेश जिसका नाम था ऑरेंज, उस ऑरेंज प्रदेश से वहाँ के युवराज प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी मेरी को उठाकर ले आए और लाके इंग्लैंड के सिंहासन पर बिठा दिया। तो उस दिन से देखिए इंग्लैंड में किस तरह का राज शुरू हुआ। एक लोकतांत्रिक या डेमोक्रेटिक रूल शुरू हुआ। स्टुअर्ट राजाओं का शासन खत्म हुआ और लोगों ने अपने पसंदीदार प्रतिनिधियों के द्वारा शासन करना शुरू किया। तो यहाँ से ही लिबरलिज्म की शुरुआत होती है, जब से लोगों ने अपने
पसंद से अपने प्रतिनिधि को सिंहासन पर बिठाया और सरकार बनाया। और उस दिन से आप लोगों ने देखा कि इंग्लैंड में डेमोक्रेसी की तो स्थापना हुई, राष्ट्र का रोल बन गया इंसान का राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी को सुरक्षित करना, और साथ में मैंने कहा कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी इंसान की व्यक्तिगत संपत्ति को भी सुरक्षित करना राष्ट्र का काम बन गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिबरलिज्म एक पर्टिकुलर इकोनॉमिक सिस्टम को समर्थन कर रहा था, और वो है कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम। तो यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो जाने के बाद जब एडवांस्ड मशीन्स और टेक्नोलॉजी के मदद से लोगों ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की शुरू किया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन शुरू हो जाने के बाद लोगों ने बड़े बड़े फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ बनाए जिसमें बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स उत्पन्न हो रहा था मशीन के मदद से, आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से, और उन प्रोडक्ट्स को अपने देश के बाज़ार में बेचने के बाद भी लोग दूसरे देश के बाज़ार में इनका व्यापार या बिजनेस करने के लिए जाने लगे। तो ये जो कैपिटलिस्ट सिस्टम की शुरुआत हुई उसको बचाए रखने के लिए, उसको सुरक्षित करने के लिए स्टेट की ज़रूरत पड़ी। और 1688 के बाद एक तरफ जब इंग्लैंड में यूरोप के जगह जगह पर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की शुरुआत हुई, पैरेलली साइड बाय साइड यूरोप में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद 18th सेंचुरी से कैपिटलिज्म यानी कि ओपन मार्केट इकोनॉमी भी जोर शोर से शुरू हो गया। तो আমি কি বলছি, লিবারালিজম বা উদারনীতিবাদ যে প্রেক্ষাপটে তৈরি হয়েছিল সেটা ছিল সপ্তদশ শতাব্দীর ইংল্যান্ড, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিক, অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুর দিক। সেই সময় কি হলো, তোমরা সবাই সামাজিক চুক্তিতত্ত্ব পড়ার সময় দেখেছিলে যে ষোড়শ বা সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্ট রাজবংশীয় রাজাদের শাসনকাল চলছিল, কিন্তু তাদের অত্যাচারে অত্যাচারিত হয়ে ইংল্যান্ডের সাধারণ মানুষ তারা স্থির করলো নিজেদের পছন্দের প্রতিনিধিকেই তারা সিংহাসনে বসাবে এবং নিজেদেরই মনোনীত করা বা নির্বাচিত করা প্রতিনিধিদের দ্বারাই তারা পরিচালিত হবে। তাই ইংল্যান্ডের মানুষ 1688 সালে কি করলো, ইংল্যান্ডের অরেঞ্জ প্রদেশ থেকে সেখানকার যুবরাজ উইলিয়াম এবং তার পত্নী মেরিকে নিয়ে এসে ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসিয়ে দিল। তাহলে সেদিন থেকে ইংল্যান্ডে কি শুরু হলো, এক ধরনের লোকতন্ত্র বা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা। তাহলে পলিটিক্যালি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা শুরু হলো এবং পাশাপাশি প্যারালালি সমান্তরালভাবে একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ইউরোপে কায়েম হলো, যেটাকে তোমরা বলো পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বা ক্যাপিটালিস্ট সিস্টেম কখন থেকে ইউরোপে শুরু হয়েছিল? ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন বা শিল্প বিপ্লব হওয়ার পর থেকে। শিল্প বিপ্লব হওয়ার ফলে অত্যাধুনিক মেশিন, খুবই উন্নত মানের প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে আসা মেশিন তৈরি হলো, যা দিয়ে মানুষ অনেক কম সময়ে অনেক বেশি মাত্রায় প্রোডাক্টস বা পণ্য উৎপাদন করতে লাগলো। সেগুলি নিজেদের বাজারে বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা কামালো এবং পাশাপাশি অন্যান্য দেশের বাজারেও নিজেদের তৈরি করা পণ্য বাণিজ্য করতে নিয়ে গেল। তাহলে ইউরোপে একদিকে গণতন্ত্র আর অর্থনৈতিকভাবে অন্যদিকে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, এই দুয়ের সূচনা হলো
এবং এই দুইটি বিষয়কে বা দুইটি যে ডেভেলপমেন্টস বা ঘটনা ঘটলো এগুলোকে সাপোর্ট করার জন্যই কিন্তু উদারনীতিবাদের জন্ম হলো। তাহলে উদারনীতিবাদ একদিকে যেমন রাজনৈতিকভাবে গণতন্ত্রের কথা বলে, যে গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের একমাত্র কর্তব্য হবে নিজের নাগরিকদের অধিকার, বিশেষ করে বেঁচে থাকার অধিকার, স্বাধীনতার অধিকার এবং সম্পত্তির অধিকার সুনিশ্চিত করা। অন্যদিকে তেমনি অর্থনৈতিকভাবে উদারনীতিবাদের একমাত্র কর্তব্য হবে পুঁজিবাদ বা খোলা বাজার অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাহলে এখানে পুঁজিবাদ হলো লিবারালিজম বা উদারনীতিবাদের অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে উঠে আসা একটি বিষয়, আর অন্যদিকে গণতন্ত্র হলো लिबरलिज्म व उदारनीतिवादेर राजनैतिक विषय। बोझा गेल? तो मैं ये बोल रही थी कि लिबरलिज्म पॉलिटिकली एक डेमोक्रेटिक स्टेट को समर्थन करती है, जिस स्टेट का काम होगा अपने नागरिकों के राइट टू लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को सुरक्षित करना, और दूसरी ओर इकोनॉमिकली लिबरलिज्म का काम होगा कैपिटलिज्म या फिर ओपन मार्केट इकोनॉमी को सपोर्ट करना। ओके, तो इंग्लैंड में जॉन लॉक को माना जाता है द फादर ऑफ लिबरल थॉट, लिबरल थिंकिंग। लेकिन जॉन लॉक के बाद भी काफ़ी सारे लिबरल थिंकर्स आए थे, जिनमें से आपको जेरेमी बेंथम का नाम लेना चाहिए, जॉन स्टुअर्ट मिल का नाम लेना चाहिए, और हर्बर्ट स्पेंसर के नाम भी ज़रूर लेना पड़ेगा। इन सभी को हम लोग मशहूर लिबरल थिंकर्स मानते हैं। ताहले उदारनीतिवादी तात्त्विकদের মধ্যে জন লকের কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করব, তারপরেও কয়েকজন বিশিষ্ট উদারনীতিবাদী তাত্ত্বিকদের কথা আমরা আলোচনা করি। যেমন জেরেমি বেন্থাম, তিনিও ইংল্যান্ডের অধিবাসী, তার পুত্র জন স্টুয়ার্ট মিল, তিনিও ইংল্যান্ডে বসবাসকারী ছিলেন, এবং হারবার্ট স্পেন্সার। তাহলে এদের সকলেরই দেওয়া উদারনীতিবাদী তত্ত্ব রাষ্ট্রের প্রকৃতি বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব বলে আজ পর্যন্ত সমাদৃত হয়ে এসেছে। तो लिबरलिज्म एक ऐसा पॉलिटिकल थियोरी है जिसके नज़र में स्टेट को एक बहुत ही सीमित, एक बहुत ही लिमिटेड भूमिका दिया जाता है। स्टेट का काम है नागरिकों के अधिकार और सुरक्षा को सुनिश्चित करना, इसके अलावा स्टेट का और कोई दूसरा काम नहीं है। नागरिकों के अधिकारों में हस्तक्षेप करना स्टेट के लिए मना है। तो स्टेट की भूमिका एक नाइट वॉचमैन या रात की चौकीदार की तरह हुआ। और इकोनॉमिकली स्पीकिंग लिबरलिज्म, कैपिटलिज्म, ओपन मार्केट इकोनॉमी इन सब चीज़ों को समर्थन करता है। लेकिन इस तरह का जो लिबरल थॉट, जिसको जॉन लॉक, जेरेमी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, इन सब व्यक्तियों ने आगे बढ़ाया, डिवेलप किया, ये बहुत सारे क्रिटिसिज्म्स के सामने आया। जे उदारनीतिवाद लॉक, बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, हार्बार्ट स्पेंसर प्रभृति मानुषदेर हाथे तैरी हलो, जे राष्ट्रेर भूमिकाके अत्यंत सीमित करे देखते चाइलो, সেই লিবারালিজম বা উদারনীতিবাদ কিন্তু অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হলো, অনেক নিন্দার সম্মুখীন হলো, এবং এই নিন্দা বা সমালোচনাগুলির হাত থেকে বাঁচার জন্যই লিবারালিজম বা উদারনীতিবাদকে আর একটা নতুন রূপে সকলের সামনে প্রতিভাত হতে হলো। সেই নতুন রূপটাকে আমরা বলবো নয়া উদারনীতিবাদ বা নিও লিবারালিজম।
तो मैं क्या बोल रही हूँ, लिबरलिज्म जिस तरह की बातें करने लगा कि पॉलिटिकली एक डेमोक्रेटिक स्टेट होना ज़रूरी है जिसकी भूमिका बहुत ही सीमित होगा, सिर्फ नागरिकों का अधिकार का देखभाल करना, इसके अलावा नागरिकों की ज़िंदगी के और किसी भी विषय में वो हस्तक्षेप नहीं करेगी, और इकोनॉमिकली एक ओपन मार्केट इकोनॉमी जिसमें कंपटीशन ही सब कुछ है, जो ज़्यादा मुनाफा कमा पाएगा, कंपटीशन में ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएगा वही रहेगा, बाकी सब कंपटीशन से बाहर चला जाएगा। तो इस तरह का जो लिबरल व्यू, लिबरलिज्म, ये लिबरलिज्म काफ़ी क्रिटिसिज्म्स के सामने आया, इसके काफ़ी समालोचना या निंदा किया गया। तो अपने डिफेक्ट्स, अपने इन समालोचनाओं से मुक्ति पाने के लिए, अपने डिफेक्ट्सों से मुक्त होने के लिए लिबरलिज्म एक नया चेहरा और नया आकृति के साथ हमारे सामने आया, जिसको हम सब ने कहा नियो लिबरलिज्म, एक नया किस्म का लिबरलिज्म। तो नियो लिबरलिज्म क्या है उसके बारे में मैं आप लोगों को अगले क्लास में बताऊँ। ओके, तो आज मैंने जो कुछ भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया, लिबरलिज्म के बारे में बताया, ये सब आपको नोट में वो स्टडी मटेरियल जो मैंने आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में दी है वहाँ से मिल जाएगा। आप लोग उस मटेरियल को पढ़िए और मेरा यूट्यूब लेक्चर को फॉलो कीजिए। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैं आज ट्यूसडे 4 बजे का जो आपके साथ मेरा क्लास रहता है वो नहीं ले पाई, इस वजह से मैंने लिबरलिज्म का ये लेक्चर यूट्यूब वीडियो बना के आप लोगों को भेजा। मुझे उम्मीद है आप लोग ज़रूर इसको सुनेंगे, और सुनने के बाद अगर आपके दिल में कोई सवाल है तो उसे मेरे अगले क्लास में ज़रूर उठाइएगा। ओके, बाय, मीट यू इन आवर नेक्स्ट